Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great. और आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट, जिसमें आपके JNK प्लस इंडियन जीके के टॉप 25 MCQs आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं बात करूं, इस मॉक टेस्ट में आपको JNK के भी 10 जो है क्वेश्चंस दिखने वाले हैं और इंडियन जीके के भी। तो आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आप जो है कौन से अभी टॉपिक में लैग कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ और मैं आपको बता दूं, अभी 10 डेज़ हैं, तो 10 डेज़ में हमने कम से कम 7 और 8 मॉक्स इसके लेके आने हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल की को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बिकॉज आपको डेली अभी ये मॉक सीरीज मिलने वाली है। तो आप क्या आज 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हो? अगर जो भी 35 प्लस 35 पूरे स्कोर कर रहा है तो वो बहुत अच्छी तैयारी में है। और अगर किसी के 30 प्लस या 25 प्लस भी आ रहे हैं तो आप भी एक अच्छे एज पे हो। आप जस्ट अभी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और मॉक सीरीज लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज एसोसिएटेड विद अमृतसर ट्रीटी? तो जब अमृतसर ट्रीटी हुई थी तो उनके साथ एसोसिएटेड कौन था? ऑप्शंस हैं हरी सिंह, गुलाब सिंह, मेहुल सिंह फोर्टी या फिर रंजीत सिंह। तो हम सभी जानते हैं इसमें कि जो अमृतसर ट्रीटी हुई थी, सबसे पहले आपको डेट पता होनी चाहिए, 16 मार्च, ठीक है, 1846 ये हुई थी आपकी अमृतसर ट्रीटी। तो ये ट्रीटी एसोसिएटेड है आपके गुलाब सिंह के साथ। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे इस डेट को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह जो थे उनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी, और इसको हम सेल डीड ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनको गुलाब सिंह जो थे उनको जितने भी हिली और माउंटेनियस एरियाज थे उन सब के आपको इनको राइट्स मिल गए थे, यानी कि ईस्ट ऑफ इंडस से लेके अगर हम बात करें वेस्ट ऑफ रावी, ठीक है, ये जो इंडस है इसके ईस्ट से लेके और ये रावी है इसके वेस्ट तक, तो ये जो है ये आपका, जिसमें चंबा भी इंक्लूडेड था, ये आपका वैली ऑफ कश्मीर कहलाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इनको राइट मिल गया था और इसके बदले इन्होंने 75 लाख नानक शाही रुपीज़ दिए थे। तो इसी के साथ हमारी बिगनिंग होती है डोगरा रूल की यहाँ पे कश्मीर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ, इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ उरी वन डैम। जो उरी डैम है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहाँ पे कितनी है? 480 मेगावाट, 530 मेगावाट, 467 मेगावाट और 493 मेगावाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 480 मेगावाट। सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो उरी डैम है ये झेलम रिवर के ऊपर है और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहाँ पे है ये? झेलम रिवर के ऊपर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान का जो LOC है उसके पास पे है ये बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट आपका एक मतलब कमीशन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, 1997 में कमीशन हुआ था, और इसको मैनेज करता है NHPC, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसको मैनेज करता है, और कमीशन हुआ था 1997 में। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और 10 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, उसके अंडर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरि पर्वत फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय डैश कंस्ट्रक्ट, ये आपको इसको इग्नोर कीजिए, क्या कर दिया ये क्वेश्चन आज। तो सबसे पहली जो फोर्टिफिकेशन हुई थी हरी पर्वत फोर्ट की, वो किसने की थी? ऑप्शन है आपके अकबर, शाहजहां, हुमायूं या फिर शेरशाह, ठीक है। तो अगर किसी को ये क्वेश्चन आता है तो जल्दी जल्दी से जल्दी आप इसका रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अकबर।
तो अकबर ने सबसे पहले इसको बिल्ड किया था, जो फोर्टिफिकेशन की थी 1590 में। कब की थी? 1590 एडी में ये सबसे पहले की थी, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन ये जो फोर्ट जब बनाया था, अफगान के गवर्नर थे जिनका नाम था आपका शुजा शाह दुरानी। शुजा शाह दुरानी ने 1808 में 1808 एडी में ये कंप्लीट करवाया था, बिल्ड कराया था, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो शारिका टेम्पल है, शारिका टेम्पल इसके वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। और इस जो कि आपके जगदम्बा को डेडिकेटेड है, जो शारिका टेम्पल गॉडेस जगदम्बा को डेडिकेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो सदर्न साइड है, इसके जो साउथ में आपके मखदूम साहिब, क्या है? मखदूम साहिब और अखुंड मुल्ला शाह, ये मुस्लिम श्राइन्स है, ये यहाँ पे हैं। और एक इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फोर्ट के अंदर ही आपको गुरुद्वारा चट्टी चट्टी पाठशाही, क्या है? चट्टी पाठशाही। तो ये यहाँ लिखा नहीं जाता है, तो आप इसको सुनते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसका जो मेन एंट्रेंस है इस फोर्ट का, वो है आपका काठी दरवाज़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। और जो मखदूम साहिब जो श्राइन है इसके साउथ साइड में, वहाँ पे मतलब हर एक फेथ के, हर एक रिलीजन के जो लोग विजिट करते हैं। तो आप देख सकते हो वहाँ पे हिंदू का टेम्पल भी है, मुस्लिम श्राइन भी है और गुरुद्वारा भी है। तो ये हरी पर्वत फोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। बिल्ड किसने किया था? आपके अफगान गवर्नर जो थे शुजा शाह दुरानी के अंडर ये बिल्ड हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मानसबल इज फेमस फॉर, मानसबल लेक जो है वो किसके लिए फेमस है? रोज, लोटस, जूही या फिर एप्पल? तो इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका लोटस। तो मानसबल लेक किसके लिए फेमस है? लोटस के लिए। और ये आपको, इस लेक को बोलते हैं सुप्रीम जैम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, ये आपको याद रखना है। और ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा ये आपको एक कैनाल है जो इस लेक को जेलम के साथ कनेक्ट करती है। कहाँ पे? वहाँ पे सुंबल है ना, वहाँ के पास ये। और इसके अलावा ये जो लोटस है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये नदरू रूट्स जो है इसके लिए फेमस है, ठीक है। ये लोटस की रूट होती हैं, इसी वजह से ये मानसबल फेमस है। जो लोटस रूट होती है जिसको बोलते हैं नदड़ू, आप सबने खाए होंगे, तो ये उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर वेरीनाग? वेरीनाग का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, ये आप बताइए। इसका राइट आंसर है आपका वितास्तरा। क्या है? वितास्तरा जो है वेरीनाग का अल्टरनेट नेम है। और इसको मैं बता दूं आपको, ये आपका अनंतनाग में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में लोकेटेड है वेरीनाग। और अनंतनाग में इसके अलावा और कौन कौन से है वो भी हम कर लेते हैं। जैसे कि आपका अच्छा बल हो गया, ये भी अनंतनाग में है। कोकरनाग, चिरनागंड, ये सारे के सारे वेरीनाग में अवेलेबल हैं। तो इन सब की आप डिटेल में लिख लीजिए। उसके अलावा आपका वासुकी नाग, तो ये भी आपका अनंतनाग में लोकेटेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सा? एक मार्टन स्प्रिंग भी है। मार्टन, आपने सन टेम्पल तो सुना होगा जो ललिता मुक्तापिड़ा ने बनाया, लेकिन ये जो मार्टन जो है स्प्रिंग भी है, ये अनंतनाग में लोकेटेड है। और इसके अलावा इसका सोर्स है ये झेलम रिवर का सोर्स है वेरीनाग, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who built the octagonal stone basin at वेरीनाग? octagonal stone basin वेरीनाग स्प्रिंग में किसने बनाया था? ऑप्शंस है एम्परर अकबर, शाहजहां, एम्परर जहांगीर या फिर औरंगजेब। इसका राइट आंसर है आपका एम्परर जहांगीर ने। तो ऑक्टागोनल क्या होता है? जिसकी 8 साइड्स होती हैं, ठीक है। 8 साइड्स, 8 एंगल्स, आपको पता है ना। तो ये मतलब ऐसी शेप का इसने बनाया था स्टोन बेसिन वेरीनाग स्प्रिंग के पास। तो ये आपको याद रखना है। विच कंपनी बिल्ट द गुलमर्ग गंडोला? गुलमर्ग गंडोला कौन सी कंपनी ने बनाया? इंडियन रेलवेज, स्विस अल्प्स कॉरपोरेशन, फ्रेंच कंपनी पोमागाल्स्की या फिर इटालियन केबल कार्स लिमिटेड? ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड भी। तो अगेन इसका राइट आंसर है आपका फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है पोमागाल्स्की, ठीक है। ये याद रखिए आप, फैक्चुअल क्वेश्चंस है। विच वैली इज नोन एज गेटवे ऑफ कश्मीर? गेटवे ऑफ कश्मीर कौन सी वैली को कहा जाता है?
पहलगाम वैली, लिदर वैली, वेरीनाग वैली या फिर गुलमर्ग। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैंने जितने भी आपको कराए डिटेल में कराए हैं, लेकिन अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज अभी 25 क्वेश्चंस अभी और हैं, इसके अलावा 27 क्वेश्चंस, तो वो भी हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो साथ के साथ आप अभी कोशिश कीजिए पॉज करके वीडियो अपने आंसर्स जो बताने की। तो इसका राइट आंसर है आपका वेरीनाग वैली, ठीक है। वेरीनाग वैली जो है उसको बोला जाता है गेटवे ऑफ कश्मीर। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ कश्मीर, गेटवे ऑफ जम्मू, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैन नॉट मिस दीज क्वेश्चंस एट एनी कॉस्ट। तो आपको ये लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर सर्व्स एज द गेटवे ऑफ लद्दाख इन सोनामर्ग। तो गेटवे टू लद्दाख। अब देखो यहाँ पे गेटवे के ये क्वेश्चन एक और आ गया। सोनामर्ग आपको बताना है जो कि गांदरबल में है, तो यहाँ पे इसको गेटवे टू लद्दाख इन सोनामर्ग में कौन सर्व करता है, कौन सी रिवर है, वो है आपकी झेलम रिवर, सिंध रिवर, लिदर रिवर या फिर नीलम रिवर। क्वेश्चन का राइट आंसर है गेटवे टू लद्दाख इज सिंध रिवर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपके कितने सही हैं प्लीज आप बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, विच मेजर पिलग्रिमेज बिगिंस इन सोनामर्ग। कौन सी मेजर पिलग्रिमेज साइट है जहाँ से सोनामर्ग है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये भी इजी है, आई होप सबको आता हो। वैष्णो देवी कटरा ये तो नहीं है यात्रा, केदारनाथ तो नहीं है, अमरनाथ या फिर बद्रीनाथ। तो अगेन इसका राइट आंसर है आपका अमरनाथ यात्रा जो है वो स्टार्ट होती है आपकी सोनामर्ग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैली इज नॉट अ मेन अट्रैक्शन इन पहलगाम। पहलगाम में कौन सी वैली जो है मेन अट्रैक्शन नहीं है। तो ये सामने ही आपको दिख रहा है, बेताब वैली तो है, बेसरन भी है, लिदर भी है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि पहलगाम अनंतनाग के में मेन अट्रैक्शन है। और ये कांगड़ा वैली आपको पता है ये आपकी एचपी में, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जेएनके का, इसके बाद हम इंडियन जीके का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, विच लोकेशन सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अमरनाथ यात्रा। अब हमने पता है कि पहलगाम से स्टार्ट होती है, सोनामर्ग में यहाँ पे हमने पढ़ा अमरनाथ यात्रा। और इसके अलावा आपने बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अमरनाथ यात्रा का, चंदनवारी, बेताब वैली, सोनामर्ग या फिर गुलमर्ग। तो अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग पॉइंट है आपका चंदनवारी, तो यहाँ से आपकी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। अभी तक 12 में से आपके कितने स्कोर रहा आप बताइए, ठीक है। 12 मिनट हो चुके हैं और ये 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द मेजर पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल फॉल्स अंडर। तो ज़्यादा पोर्शन जो वेस्ट बंगाल का है वो कहाँ पे पड़ता है, नर्दर्न माउंटेन्स में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में या फिर कोस्टल या फिर नर्दर्न प्लेन्स में। आपको मैं मैप पे दिखाऊंगी ज़्यादातर, जैसे कि आप ये देख सकते हो वेस्ट बंगाल में, ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ तक ये ऊपर तक जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये एक्चुअल में यहाँ से ये सारा का सारा स्टार्ट हो रहा है। इसके जो बाउंड्री स्टेट्स जो हैं, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल ये कंट्री है, उसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, या आप याद रखिएगा सिक्किम है, असम है, ये सब इसकी जो कंट्री स्टेट्स हैं इसके साथ टच करती है, बाउंड्री शेयर करती है। तो ये जो है ज़्यादातर आप देख सकते हो नर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा ये बाउंड्री शेयर कर रही है, ठीक है। ये सारी की सारी नर्दर्न साइड में है। तो पेनिनसुला ये वाला आ गया आपका यहाँ पे, तो इसका कुछ वो नहीं है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि जो आपका वेस्ट बंगाल है ज़्यादातर ये आपका नर्दर्न प्लेन्स में गिरता है, ठीक है, पड़ता है, ठीक है, गिरता नहीं पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नोन एज फूड बाउल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो फूड बाउल है वो कौन से एरिया को कहा जाता है, डेजर्ट को तो कैसे कहा जाएगा, पेनिनसुला का देखते हैं, नर्दर्न प्लेन्स या फिर कोस्टल रीजन। तो अगेन इसका भी राइट आंसर है आपका नर्दर्न प्लेन्स। तो ये क्वेश्चन मैंने जो लाए हैं ना, आपको इससे बेटर क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं पेपर में, आपको मैं बता रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपने इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको आप लिखिए, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। बिकॉज जेके एसएसबी का जो कांस्टेबल का लेवल है, आप ये मत सोच के चलिए कि बहुत इजी आएगा। अगर आप सब में से अगर किसी ने क्लास 4th का एग्ज़ाम दिया हो तो जिसमें 8000 प्लस वैकेंसीज थी, ठीक है, तो क्या आपने सोचा था उसका क्वेश्चन जो है पेपर इतना टफ आएगा।
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि काफ़ी टफ क्वेश्चन पेपर आया था, तो आज भी जो आपका 4000 प्लस वैकेंसीज है, तो लेवल आपका इतना कोई आपको इजी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर होके जाना है किसी भी तरह के पेपर के लिए, ठीक है। तो आप ना ही ज़्यादा मतलब वो सोचिए ना, मतलब बीच का बैलेंस बना के चलिए और हर एक पोर्शन को आप कवर कीजिए। फूड बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है नर्दर्न प्लेन्स में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम, जो कावेरी रिवर है वो कहाँ से फ्लो करती है? आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, कर्नाटका टू महाराष्ट्र, कर्नाटका टू तमिलनाडु, या फिर केरला टू तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटका से तमिलनाडु तक ये फ्लो करती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। इसको एक आपको इसमें याद रखिए ब्रह्मगिरी रेंज, ठीक है। ब्रह्मगिरी रेंज जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, वहाँ पे इसका ओरिजिन होता है और इसको बोला जाता है गंगेज ऑफ साउथ। क्या बोला जाता है? गंगेज ऑफ साउथ, या फिर होलीएस्ट रिवर भी इसको बोला जाता है। और ये कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु 3 स्टेट्स में ये फ्लो करती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसकी जो आपको ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद कर लीजिए, हिरोंगी है, हेमावती, शिमसा, अक्रावती, भवानी, कबानी, अमरावती, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोर्शन ऑफ हिमालयाज द वेदर इज वार्म इन समर एंड कूल इन विंटर? हिमालयाज का ऐसा कौन सा पोर्शन है यहाँ पे समर्स में वार्म रहता है और विंटर्स में कूल रहता है आपका वेदर? पहले आपका हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स, या फिर नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका शिवालिक्स, ठीक है। तो ये मेजरली यहाँ पे जो विंटर्स होती हैं वो ठंडी रहती है और समर्स होती हैं वो वार्म रहती हैं, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, which one of the following is correct sequence of rivers in terms of their total basin area in the descending order? तो ascending and descending order से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप सारे के सारे करते जाइए, चाहे इन टर्म्स ऑफ एरिया हो, ठीक है, आपका स्टेट वाइज, या फिर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हो, ये देख के जाना है आपने। और या फिर रिवर्स का जो टोटल बेसिन एरिया वो भी आपने देखना है, जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इंडस गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इंडस गंगा, गोदावरी, और इंडस गंगा, गोदावरी, या फिर ब्रह्मपुत्र। तो ये है सबसे ज़्यादा, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र का लार्जेस्ट आपका टोटल बेसिन एरिया है, सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये इंडिया की। फिर आएगी इंडस, आएगी, फिर आपकी आती है गंगा, फिर आती है आपकी गोदावरी, ठीक है। ये आप भी याद रखना है, बिग गोदावरी, ऐसे लर्न कर लो आप, बिग गोदावरी, ये इसकी ट्रिक होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना जो इनका टोटल एरिया जहाँ पे ये ड्रेनेज प्रोवाइड करती है, तो ये आप याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ रिवर इन इंडिया? इंडिया में अगर हम बात करें लेंथ ऑफ रिवर से, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, फिर उससे छोड़, तो इससे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कोसी, नहीं, गंगा ये तो पहले एलिमिनेट हो रहा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, गोदावरी, ये देखते हैं गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा, गंगा, यमुना, गोदावरी, या फिर महानदी। तो अगर किसी को ये क्वेश्चन आता है तो वो जो है मैं आपको मानूंगी कि उसने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, ठीक है। तो अगेन इसका राइट आंसर आपका पहले सबसे बड़ी है गंगा, फिर गोदावरी, फिर यमुना, फिर कृष्णा। तो ये इसका राइट आंसर आप नोट कर लीजिए, अगर आपने नहीं इसको नहीं आता हो तो सबसे पहले इसका लिखिए जी जी यमुना कृष्णा, ऐसे लर्न कर लीजिए, जी जी यमुना कृष्णा। लेंथ के बेसिस पे इंडिया की बात कर रही है, लेकिन ये टोटल ड्रेनेज सॉरी टोटल ड्रेनेज एरिया बेसिन पे बात करें तो वो है आपका ये ब्रह्मपुत्र, बिग गोदावरी, लेकिन ये जो है जी जी यमुना कृष्णा, तो ये याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक? इनमें से कौन सी सिटी जो है रिवर बैंक पे लोकेटेड नहीं है? सूरत, आगरा, कटक, या फिर मैसूर? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिटीज जो बैंक कौन से मतलब है, तो वो आपसे पूछा जाता है कौन से शहर में कौन सी सिटी है। इसमें हम बोलेंगे जो मैसूर है, ठीक है, इसके नज़दीक में कोई भी रिवर बैंक नहीं है, ये सारे के सारे रिवर बैंक है। जैसे कि जो सूरत है, सूरत आपका जो है तापी रिवर के किनारे है। क्या है? सूरत आपका तापी रिवर के किनारे है। उसके अलावा यहाँ पे आएगा कटक और आगरा, इसमें लिखिए आप यमुना, ठीक है। और जो इसके अलावा कौन सा आएगा अभी, कटक,
महानदी, ठीक है, ये याद कर लीजिए। ये आपकी महानदी के किनारे है आपका कटक सिटी, आगरा आपका यमुना के किनारे है, और सूरत है आपका तापी। सूरत के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आगरा एंड कटक के ऊपर आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। तो अगेन दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जाता है, नया टॉपिक ऐड हुआ है बायोग्राफी, जैसे कि गोल हो गया, हॉकी डेज, हॉकी माय लाइफ, या मी एंड माय हॉकी। तो आप सब इसमें कंफ्यूज हो गए कि हॉकी से रिलेटेड थे, तो ये शायद इनका हॉकी हॉकी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी जो इन्होंने लिखी थी, वो उसका टाइटल रखा था इन्होंने गोल। तो आपको पता है कि ये आपके विजर्ड माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी। इनके टाइम पे हॉकी में कितनी बार कंटिन्यूअस हमने गोल्ड मेडल जीते हैं इन ओलंपिक्स। तो इसी वजह से ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी याद कर लीजिए, गोल। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हेल्ड। सबसे पहले विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे? 1899, 1905, 1924 या 1915। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे सबसे पहले। और समर्स ओलंपिक कब हुए थे? अगर किसी को आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी जाके बताइए कि सबसे पहले समर ओलंपिक्स कब हुए थे। और ये जो है ये इस टाइम पे आपका कौन सा एडिशन हुआ था, जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, जिसमें टोटल 6 मेडल जीते थे, 1 सिल्वर प्लस 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इंडिया ने। तो ये आपके कहाँ पे मतलब हुआ, कौन सा एडिशन था जिसमें इंडिया का रैंक था आपका 71। तो इतना मैंने आपको बता दिया, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सबसे पहले विंटर ओलंपिक्स हुए थे 1924 में। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडियन लोकसभा। इंडियन लोकसभा का सबसे पहला स्पीकर कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुंवर सेन जादव, गणेश वासुदेवा मावलंकर, या फिर नन ऑफ दीज। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका बताइए सबसे पहला स्पीकर कौन था इंडियन लोकसभा का? तो राइट आंसर है इनका गणेश वासुदेवा मावलंकर। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि सबसे पहले हम पूजा किसकी करते हैं? गणेश भगवान की। जब भी हमने पूजा करनी होती है हिंदू रिलीजन में, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। स्पीकर भी आपके सबसे पहले कौन आए? गणेश जी। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू लीड अ कंटिजेंट इन द आर्मी डे परेड। सबसे पहली वुमेन जिसने आर्मी डे परेड पे कंटिजेंट को लीड करा है, वो सबसे पहली वुमेन कौन सी बन जाती है? वुमेन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछने बनेंगे ही बनेंगे, देख लीजिए आप 2 या 3 क्वेश्चन ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट वुमेन, लास्ट वुमेन, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके, लेफ्टिनेंट भवाना कस्तूरी, कैप्टन शिखा सुरभि, कैप्टन दिव्या अजीत, और नन ऑफ दीज। ठीक है, आर्मी डे कंटिजेंट परेड जो होती है उसकी कंटिजेंट को लीड करा था कैप्टन दिव्या अजीत ने। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, आप कर लीजिए नोट डाउन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट? अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। असीमा चटर्जी, सरला ठकराल, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, और शीला दावड़े। कौन थी आपकी सबसे पहली इंडियन वुमेन जिसने कोई एरोप्लेन जो है फ्लाई करा था? तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊं अगर, तो ये भी इजी है, सरला ठकराल इसका राइट आंसर है। तो इसमें आपने याद करना है कि जो एरोप्लेन कैसे फ्लाई करना है, तो सरला ने सरल बना दिया। सरला जो है ना, सरल क्या होता है? इजी, ठीक है, सरला ने इजी बना दिया। अब जो बहुत सारी वुमेन्स जो है एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो ये ऐसे आपने याद करना है। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच अंटार्कटिका। सबसे पहली इंडियन वुमन जो कि अंटार्कटिका में गई थी, पहुंची थी, वो कौन थी आपकी? माहिल मूसा, सुषमा चावला, पुनीता अरोरा, और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है आपका, अगर किसी को आता है तो कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर है आपका माहिल मूसा। क्या है? माहिल मूसा। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा ये आपसे पूछा जा सकता है। माहिल मूसा। Under which article of Indus Water Treaty, India issues a notice to Pakistan seeking review of Indus Water Treaty? सितंबर 2024 में इंडिया ने नोटिस भेजा था, बिकॉज पाकिस्तान का जो डेलीगेट आया था हमारे झेलम रिवर पे, जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है, और रैटले प्रोजेक्ट जो कि चिनाब रिवर पे है,
किश्तवाड़ में, ठीक है। इन दोनों को देखने के लिए उनका डेलीगेशन आया था विद न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो कि कश्मीर पहुंचे थे देखने के लिए कि यहाँ पे इंडिया, उनको लग रहा था कि अनऑथराइज तरीके से यहाँ पे पानी का यूज़ कर रहा है, और जो कि उनके लिए मतलब ऐसा था, उन्होंने उसमें वर्ल्ड बैंक को भी बीच में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एज अ मीडिएटर है ना इंडस वाटर ट्रीटी में, जिसमें इंडस वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर्स जो है, जिसमें वेस्टर्न रिवर का काफ़ी मुद्दा चल रहा है, जिसमें झेलम, इंडस, झेलम एंड चिनाब, तो झेलम एंड चिनाब रिवर के ऊपर मुद्दा है बेसिकली। तो इसके लिए क्योंकि आए तो फिर इंडिया ने भी नोटिस भेज दिया कि अभी हम ये ट्रीटी को ही रिव्यू करेंगे, क्योंकि हमने बहुत देख लिया, अब आप देखो। तो ये कौन सा आर्टिकल के अंडर था, ये था आपका आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 के अंडर ये आपने, उन्होंने नोटिस भेजा था। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक परस्यूड टू आर्टिकल 9 and Annexure F of the Indus Water Treaty 1960 after consultation with each of the parties appointed whom as neutral expert। अब अगर यहाँ पे उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का जो आर्टिकल है उसको अगर देखना है, उसको चेंज करना है, तो इनको दोनों पार्टी से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसके लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट भी चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने किसको बनाया न्यूट्रल एक्सपर्ट, ये आपको याद रखना है। न्यूट्रल एक्सपर्ट के ऊपर पूछा जाएगा आपको, ये आप याद रखिए। जॉन न्यूमैन, सीन मर्फी, माइकल लीनो या एंड्रयू स्टाइफन। इसका राइट आंसर है आपका माइकल लीनो, ठीक है। ये जो है इनको बनाया है न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो भी मुद्दे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में उसको सॉल्व कराने के लिए। तो आपको मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, टोटल 12 आर्टिकल्स हैं इस ट्रीटी के अंडर, ठीक है। और ये इसकी साइनिंग डेट है आपकी 12 सितंबर 1960, इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 1960, ठीक है। तो जिसमें वेस्टर्न रिवर है, ईस्टर्न रिवर है, ईस्टर्न रिवर्स में आपकी आती है रावी, इंडस, ईस्ट वेस्टर्न की आप देख लीजिए इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये रावी, ब्यास एंड सतलुज ये ईस्टर्न में आती है। इस पे पूरा का पूरा 100% वाटर पे इंडिया का राइट है, और वेस्टर्न पे 80% आपका पाकिस्तान का है, 20% इंडिया का है, यानी कि इंडिया का ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों पे है, और 12 आर्टिकल है, याद रखिए। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन सी होती है, साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल, एल्यूजिव या फिर ओरोग्राफिक। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है इंडिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ओरोग्राफिक जो कि आपकी जो पहाड़ों से टकरा के जो विंड्स जो है वहाँ पे अपना पानी गिरा देती है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है कन्वेक्शनल, ठीक है, जिसमें जब हमारा क्या होता है कि जब सूरज जब होता है तो उस टाइम पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारा अर्थ सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे क्या होती है हवाएं ऊपर जाती हैं, वार्म अप होती हैं, राइज होती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं, तो फिर वो प्रेसिपिटेशन करती हैं। तो ये आपको कन्वेक्शनल में मिलता है, जिसमें आपको याद रखना है इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कन्वेक्शनल होता है, ठीक है। तो इससे आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो कहाँ पे कॉमनली होती है, या तो वो ट्रॉपिकल एरियाज जो ट्रॉपिक्स के पास होते हैं, या फिर इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, जो इक्वेटर के पास होते हैं, तो उन रीजन में ज़्यादातर ये आपको पाई जाती है। और इसको हम जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल को 4 ओ क्लॉक रेनफॉल भी इस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितने भी इक्वेटर के पास जो एरियाज़ है ना, वहाँ पे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा हीट पड़ती है, तो हर दिन वहाँ पे बारिश हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, बारिश हो जाती है, तो इसी वजह से वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ जो सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, हमें तो लगता है कि इक्वेटोरियल एरियाज़ गर्म होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो, जब हीट होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे क्लाइमेट जो होता है, वेदर जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन ट्रॉपिक्स में डेली तो बारिश नहीं होती, तो इस यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो इंडिया में जो पैडी फील्ड्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में आपको रिसेंटली पूछा भी हुआ है। 120 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर,
100 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो जल्दी से आपने इसको करेक्ट आंसर मार्क करना है। ये है आपका 100 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल इसको चाहिए एनुअली पैडी फील्ड जो जितने भी हैं इंडिया में। तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द शेयर ऑफ फूड क्रॉप्स इन इंडियाज टोटल प्रोडक्शन इन ऑलमोस्ट। तो जितना टोटल फूड क्रॉप्स है उनका इंडिया जो जो चीज़ें भी प्रोड्यूस करती है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं प्रोडक्शन करती है इंडिया जो भी, तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है अगर फूड क्रॉप्स का देखें तो कितना है टोटल प्रोडक्शन में। अगर 100% इंडिया टोटल चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, जैसे आपका ग्रेन्स हो गया और भी बहुत सारी फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया। तो इनका सबका कंट्रीब्यूशन बताना है 50%, 60%, 70 या 80। तो आपको हैरानी हो गई है यान के कि 70% जो है शेयर है हमारा फूड क्रॉप्स का ओनली, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन में। फिर भी जीडीपी में हम पीछे हैं एग्रीकल्चर में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, untouchability is abolished and is practiced in any form is forbidden is the essence of which of the following articles of Indian Constitution। अनटचेबिलिटी आपको पता है कि जो कि अबॉलिश कर दी गई है किसी भी फॉर्म में, इसकी प्रैक्टिस जो है अभी बैन है, ठीक है। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो इसका आपको मेरे को सबसे पहले ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए इसके आर्टिकल्स। तो इसका तो राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 17, लेकिन इसके अलावा 14, 15, 16, 17 ये सारे आपको याद होने चाहिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो इसमें हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या बात करते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आप याद कर लीजिए। और ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं हमारे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। किसके अंदर आते हैं? इक्वालिटी के अंदर आते हैं। ये सब इक्वालिटी की बात करते हैं। 14 में आ गया इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के आगे सब बराबर है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। और हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की, तो ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 15 किसी भी बेसिस पे, जैसे कि आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा अगर वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या हम उनको एक्स्ट्रा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देंगे या कम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें अभी उतनी तक हमारी प्रैक्टिस वैसी हो नहीं रही हैं जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। एंड अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 16 की, तो ये आपको तो पता होना ही चाहिए, ये आपके रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि अभी रिजर्वेशन के वजह से काफ़ी ज़्यादा जनरल कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन गवर्नमेंट कर चुकी है। 70% तक कोटा निर्धारित हो चुका है, तो बचे 30% में बच्चे कितना ही कॉम्पीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ये मतलब अभी मुद्दा चल रहा है, तो इसके लिए आई होप गवर्नमेंट कुछ करे अभी। तो ये अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसकी बात कर रही है, ठीक है। तो ये बाकी 17 आर्टिकल तो आपको पता ही चल गया, अनटचेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इक्वालिटी का, अभी लास्ट आर्टिकल है आपका 18, ठीक है। तो इसमें बात होती है आपकी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। किसकी बात होती है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें आपको मतलब आप किसी से भी कंट्री से, आप फॉरेनर से, ठीक है, आप कोई भी टाइटल जो है वो नहीं आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं मतलब वो आप ले सकते हो, लेकिन जैसे कि आपका मिलिट्री हो गया या एकेडमिक हो गया, ये आप ले सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई भी आपको टाइटल मिलता है तो वो आप नहीं ले सकते, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी इंडियन सिटीजन्स के लिए वो फॉरेन स्टेट है, कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट मिलिट्री या फिर एकेडमिक, ये आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड करा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए। 1934, 1935, 1936 और 1937। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने कि हम जो है हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। तो ये याद रख लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु मेड आर्टिकल 370? तो जो आर्टिकल अभी हमारा एबॉलिश हुआ है JNK में, तो ये किसने ये लाया था आर्टिकल?
सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जेएनके के रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, तो उन्होंने कश्मीर को जब एक्सेशन यहाँ पे कराया था इंडिया में, तो फिर आर्टिकल 370 जो है एज अ प्रोटेक्शन हमें जो है दे दिया कि आप ये रख लीजिए आर्टिकल 370, आपके कश्मीर में कोई नहीं आएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बता दी, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अपना फ्लैग, सारा कुछ हमें अपना अपना दे दिया, जस्ट हम उनके साथ जुड़े हुए थे। तो इस तरह से फिर 19 में अभी ये आर्टिकल जो है अबॉलिश कर दिया गया। हालांकि कुछ इसके चीज़ें हैं जो अभी वर्क में हैं, एक्टिव हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ये अबॉलिश्ड है। तो अभी जेएन के असेंबली में डेली ये ही मुद्दा चल रहा है, उनके पास और कोई काम नहीं है, इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनको बस आर्टिकल 370 पे आके लोगों को मतलब गुमराह करना है। ठीक है, कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं वो। व्हाट वाज कॉन्स्टिट्यूशन डे फर्स्ट कॉल्ड इन इंडिया? सबसे पहला इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन डे को क्या बोला गया था? तो आई होप ये तो आप कर लोगे। रिपब्लिक डे तो नहीं है, इंडिपेंडेंस भी नहीं है, फाउंडिंग भी नहीं है, नेशनल लॉ डे, क्योंकि इसमें कितने सारे आर्टिकल्स है, क्या बता रहे हैं वो, हमारे कानून बता रहे हैं। ठीक है, हमारे देश किस तरह से चलेगा, उन सब के लिए ये है। तो आपको याद करना है, इसको बोला गया है नेशनल लॉ डे। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, how many years old information can be asked under the Right to Information Act 2005? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में अगर आपने कोई आरटीआई फाइल करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो कितने साल पुरानी आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो, पूछ सकते हो? 15 सॉरी ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड और 20 ईयर्स ओल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। 20 साल तक पुरानी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, आपका ये राइट है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। और इसमें 12 अक्टूबर 2005 ये डेट आप याद रख लीजिए, आपका ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के रिलेटेड है ये। ठीक है, और बस इसके अलावा आज हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 35 में से कितना स्कोर आपका रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में आप बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। तो डेली अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हाँ जी पेपर तक ये डेली लेक्चर चाहिए एमसीक्यूज फॉर्म में, जिससे आपकी रिवीजन होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB Adda 614।